नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। और सबसे बड़ा सवाल जो आज बिहार की सियासत में उठा, उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश। देखिए, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बयान ने सियासी पंडितों को चौंका दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी का गढ़ माने जाने वाले राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने के प्रशांत किशोर के बयान ने सभी को चौंका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर सियासी पंडितों को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने उन्हें तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है। राघोपुर सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है। राघोपुर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने के बयान पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने उसे टाल दिया। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। और कोई सवाल है क्या? राघोपुर से चुनाव लड़ने के प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। पक्ष विपक्ष के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को छूट है, जिसको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़ सकता है। बिहार में जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनकी इच्छा पर निर्भर है। लड़ना चाहिए उनको, कौन रोका है? ये लोकतंत्र है और आजमाइश कर ही लेना चाहिए, जोड़ आजमाइश। उनको मना क्या कर रहा है? पूरे देश में चुनाव लड़े, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है। फिर राघोपुर या फिर जहानाबाद या फिर कहीं, उसे क्या होने वाला है? बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शुमार राघोपुर में लालू परिवार का एक तरफा राज रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को हराया था, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हार झेलनी पड़ी थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद इस सीट से 1995 और 2000 में विधायक बने थे। पिछले 6 में से 5 चुनाव में यहां आरजेडी को जीत मिली है। लालू परिवार का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर करीब 30% यादव मतदाता हैं। राजपूत, भूमियार और पासवान मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। 1995 के बाद ये सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में पीके का ये बयान कि वो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं, सबको चौंका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही आरजेडी और कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ये शर्त रख दी है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होगा और इसका फैसला दिल्ली में बैठा कांग्रेस आलाकमान करेगा। अब आरजेडी पर कांग्रेस की ओर से कड़ा रुख अख्तियार करने पर क्या है तेजस्वी यादव का रिएक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। उनकी सबसे पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तय करे। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव होने में अभी 8 महीने का वक्त बाकी है। हालांकि सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। अगर इस चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आता है तो महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे तय नहीं करेंगे। यार कौन करेगा नहीं करेगा, मालिक तो जनता है ना, मालिक जनता तय करेगी। आरजेडी के सबसे बड़े नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भागलपुर से कांग्रेस के कद्दावर विधायक अजीत शर्मा को जवाब दे रहे हैं।
कांग्रेस विधायक दल के नेता से लेकर कई चुनाव में पार्टी के पर्यवेक्षक रहे अजीत शर्मा ने बुधवार को कहा था कि महागठबंधन की जीत होने पर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं, इसका फैसला दिल्ली में बैठा कांग्रेस आलाकमान करेगा। ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। अभी तो बिहार चुनाव में काफी वक्त है, सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, लेकिन सीट शेयरिंग से पहले ही कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ये शर्त रख दी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसके विधायक ज्यादा जीत कर आएंगे, महागठबंधन में मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का होगा। इस पर तेजस्वी यादव ने दो टूक कहा कि कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तय करे, हम अपने काम में लगे हुए हैं। कोई क्या कहता है नहीं कहता है, ठीक है, सबको अपना अधिकार है, अपना लोग कहते हैं, अपने सोच के हिसाब से कहते हैं। अब तक एनडीए में सीएम फेस को लेकर राजनीति कर रहे महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि सत्ता के शीर्ष पर मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर सजेगा, ये तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता ही तय करेगी। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, महाराष्ट्र के बाद बिहार में औरंगजेब को लेकर सियासत गरमाई, बख्तियारपुर खिलजी तक पहुंच गई है। और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। औरंगजेब पर गरमाई सियासत की आंच न सिर्फ महाराष्ट्र से बिहार पहुंच गई, बल्कि बिहार में साझा सरकार चला रही जेडीयू और बीजेपी के बीच भी तलवार खिंच गई। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने न सिर्फ औरंगजेब को अच्छा शासक बताया, बल्कि बीजेपी नेताओं के इतिहास ज्ञान पर भी सवाल उठाए। इस पर भड़के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खालिद अनवर की सदस्यता रद्द कर उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग कर डाली। कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी सदस्यता से निलंबित हो, उनकी संस्था खत्म किया जाए, उन पर कानून कार्रवाई किया जाए, देश से निष्कासन किया जाए, जो भी कार्रवाई होगा वो कम होगा। खालिद अनवर तो आप ही के सहयोगी पार्टी के एमएलसी। सहयोगी नहीं, हमारे परिवार के भी अगर है तो ऐसी मानसिकता वाले को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश से निकाल के कहाँ भेजेंगे? वो जाए पाकिस्तान जाए। से बिल्कुल विनम्रपूर्ण आग्रह है कि ऐसे सवालों को छोड़ करके राष्ट्र निर्माण के अन्य सवालों को उठाएं और उसको पूर्ण करें। इससे समाज में असहजता फैले। बीजेपी की ओर से जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के निलंबन की मांग पर आरजेडी विधायक सतीश दास ने निशाना साधा। आरजेडी ने सवाल दागा कि खालिद अनवर की सदस्यता नहीं गई तो क्या बीजेपी सरकार से अलग हो जाएगी। उन पर इस तरीके का वो निशाना साध रहे हैं, एक साथ दोनों सरकार में हैं, तो यदि सदस्यता वापस नहीं होता है तो भाजपा को हम चुनौती देते हैं कि इस सवाल पे क्या वो सरकार से बाहर जाएंगे। अभी औरंगजेब पर सियासत गरमा ही रही थी कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुगल शासकों के नाम पर रखे गए बख्तियारपुर और औरंगाबाद जैसे शहरों का नाम बदलने की मांग करके एक और सियासी दांव चल दिया। नगर रखा जाए, लेकिन क्रूर शासक के नाम पर जो भी हत्यारा, बलात्कारी, मंदिर तोड़ने वाला, अपने पिता को पानी के लिए तरपा करके मारने वालों के नाम पर बिहार में जो भी नाम है उसको बदलाए। शहरों का नाम बदलने को लेके मांग करना, मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता जब बोले या कहे तो ना आप बदलेंगे। नाम बदलने से सीरत थोड़ी बदल जाएगी। बचौल जी के कहने से क्या होता है। तो अब बिहार में एक बार फिर औरंगजेब को लेकर गरमाई सियासत बख्तियार खिलजी तक पहुँच गयी है। पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और नालंदा से आज रूह कपा देने वाली हत्या की वारदात से सनसनी मच गई। 26 साल की महिला की निर्मम हत्या के बाद कयासों का बाजार गर्म है, तो इस घटना के बाद सियासत में भी उबाल है। ये रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर को हम आपको नहीं दिखा सकते, ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। नालंदा में एक 26 साल की महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके दोनों पैर के तलवे में कीलें ठोकी गई। महिला के शरीर पर राख लगाकर कील ठोकी गई। रूह कपा देने वाली महिला का शव देखकर पुलिस भी कांप गई। अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला की हत्या अंधविश्वास के चलते हुई है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। महिला का शव NH 471 पर चंडी थाना क्षेत्र के पास एक खाई में मिला है। हमको तो लगता हत्या क्या है सर। अच्छा, तो क्या मैंने कुछ निशान भी है?
निशान तो गला में है निशान, और कांटी उटी मार दिया है, कहाँ? पैर में तलावा में कांटी मारल है। सबको देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस सब के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। नालंदा में दिल दहला देने वाली हत्या की इस घटना के बाद सियासत भी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए बिहार में अपराधियों की बहार है कहा, तो बीजेपी ने नालंदा की घटना पर कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन नालंदा जिले में जो घटना घटी है, एक महिला का बहार है, पूरे बिहार में अपराधियों का बहार हो चुका है। मुख्यमंत्री तो खुद अपराधियों को छुटवाते हैं, उनके लिए नया नियम बनाया जाता कि जेल से बाहर कैसे है। पूरे बिहार में अपराधी बेलगाम है और पुलिस प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला है, मुख्यमंत्री के घर है, वहां किल ठोका जा रहा है। ये तो जुल्म है। और मुख्यमंत्री जी एक जगह महिला की बात करती है, महिला के सम्मान की बात करते हैं, कहीं मुख्यमंत्री जी महिला के सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे घटनाओं में सरकार त्वरित कार्रवाई करती है और जिन बातों को लिखा नालंदा के बारे में किया, महिला के बारे में, निश्चित तौर पर हम सबों की संवेदना महिला के साथ जाकर के है। ऐसे जिनके द्वारा किया गया होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 26 साल की महिला की निर्मम हत्या से कई सवाल उठ रहे हैं। महिला के दोनों पैरों में 5-5 कीलें ठोकी गई। महिला के एक हाथ पर पट्टी भी बांधी हुई थी। महिला की हत्या के बाद कयासों का बाजार गर्म है तो सियासत में भी उबाल है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस विधायक के शराबबंदी खत्म करने और तेजस्वी यादव के ताड़ी पर से पाबंदी हटाने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ताड़ी पर पाबंदी महागठबंधन सरकार में लगाई गई थी। वहीं कांग्रेस के शराबबंदी खत्म करने वाले बयान पर कहा कि महिलाओं के हित में सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ताड़ी पर जो आपने पाबंदी किया है वो खत्म होगा। पासी समाज बहुत नाराज है। ये तो बताना ही चाहिए, जब वो नीतीश जी के साथ थे तो वही बैंड तो करवाए। लालू जी ने ही बैंड करवाया। 2016 में किसकी सरकार थी? तो ये अपराध है, उन्होंने किया है, तो ये पाप उनको भुगतना चाहिए। सर, एक कांग्रेस की विधायिका, उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में शराबबंदी खत्म होगा, फिर से शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और ये जनता तय करती है कि जनमत किसे मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, बिहार विधानसभा में एक दूसरे पर हमले का दौर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सदन के अंदर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू राज में बिहार में लौंडा नाच हुआ करता था, उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं था। राज्य में 1990 से लेकर 2005 तक यदि काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा गैप मिला। 15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज। कोई विकास की बात नहीं हो रही थी। बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सुपौल के वीरपुर में विद्या भारती के नए स्कूल के लोकार्पण समारोह में भाग लिया। मोहन भागवत का मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग और शॉल से स्वागत किया गया। अपने संबोधन में भागवत ने बिहार और देश की सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये देश विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने बिहार के लोगों को मेहनती और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों में पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं। दशरथ मांझी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रास्ता बनाने के लिए उन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया। भागवत ने विद्या भारती से बच्चों को जोड़ने की अपील करते हुए इसे शिक्षा और संस्कार के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मोहन भागवत ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए ये छठ जैसा पवित्र दिन है। आरएसएस प्रमुख ने यह भी बताया कि उनका बिहार से गहरा नाता है और वे यहाँ 6 साल तक क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये आत्मविश्वास लेकर चलने वाला भारत का बच्चा होना चाहिए, उसको उसका पूर्व गौरव बताना चाहिए, शिक्षा में से वो बात मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ दोनों हाथ से कमाने वाले
बहुत लोग हैं और हमारा हर व्यक्ति ये पुरुषार्थ कर सकता है। आज भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पहाड़ के कारण घूम के जाना पड़ता था, पूरा पहाड़ ही खोद डाला एक आदमी। ये दम रखने वाले लोग हैं हम। अपने देश की छत्र छाया में सारी दुनिया सुख शांति का एक नया मार्ग प्राप्त करे, ऐसी शिक्षा देने के लिए विद्या भारती काम करती है। और इसलिए मैं आज आया हूं। ये तो बहुत बाद में मिला हुआ संकेत, अगर आप उसको मानते हो तो। आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा ये कोई अहंकार नहीं है। मैं बिहार में 6 साल रहा हूं क्षेत्र प्रचारक बनकर, तो वैसे ही पुराना नाता है। आने के बाद मन करता है यहाँ जाओ वहां जाओ, समय नहीं मिलता, बात अलग है। तो मैं आया, इसमें कोई विशेष बात नहीं। बहुत दिनों से बिहार के बाहर जो लोग हैं छठ में अपने घर आ जाते हैं। वैसे मेरे लिए आज ये छठ का दिन है, बल्कि आज सप्तमी है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुजफ्फरपुर से। आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पीएफआई मॉड्यूल के संदिग्ध आतंकी ने सरेंडर कर दिया है। बिहार में फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़े पीएफआई के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अफरोज ने मुजफ्फरपुर की विशेष यूएपीए कोर्ट में सरेंडर किया है। अफरोज पर बरूराज में युवाओं को संगठन से जोड़ने और ट्रेनिंग देने का आरोप था। वो पिछले 2 साल से फरार था और पुलिस ने उसकी कुर्की जब्ती की तैयारी शुरू कर दी थी। पूर्वी चंपारण जिले के कस्बा गांव का रहने वाला अफरोज पीएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद रियाज मौरिफ का करीबी बताया जाता है। उसने बरूराज के परसौनी गांव में अब्दुल कादिर अंसारी के घर ट्रेनिंग कैंप लगाकर युवाओं को भर्ती किया था। एनआईए ने फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच के दौरान फरवरी 2023 में चकिया के हरपुर किशुनी से मोहम्मद बेलाल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में बेलाल ने अफरोज समेत अन्य आरोपियों के बारे में अहम जानकारी भी दी थी, जिसके बाद एनआईए ने छापेमारी की थी। अब मुजफ्फरपुर पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। ये बरूराज थाना अंतर्गत मेहसी गांव के रहने वाले हैं मोहम्मद अफरोज, और इन पर 5/2/23 को 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। ये लोग पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एजेंट माने गए थे और एनआईए एक्ट में ये कांड दर्ज हुआ था, जिसमें 5 अभियुक्त थे। 4 अभियुक्तों को तो पकड़ा गया था, ये 5वें गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। इन पर वारंट लिया गया था, इश्तेहार लिया गया था, लेकिन इस बीच इन्होंने 4 मार्च 25 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। बिहार के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़े पीएफआई के एजेंट मोहम्मद अफरोज ने आखिरकार मुजफ्फरपुर के विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मोहम्मद अफरोज पर आरोप था कि वह मुजफ्फरपुर के बरूराज में युवाओं को ट्रेनिंग देता था, पीएफआई से जुड़ने की बात कहता था। ऐसे में एनआईए की टीम जो है वह बीते 2 साल से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अफरोज जो है वह फरार चल रहा था। बरूराज में युवाओं को संगठन से जोड़ने और ट्रेनिंग देने का काम करने वाला अफरोज जो है वह पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना क्षेत्र का था, लेकिन पीएफआई के जो प्रदेश उपाध्यक्ष रियाज मौरिफ है उसका वह करीबी बताया जा रहा था। ऐसे में जो है एनआईए की टीम कई बार मुजफ्फरपुर के बरूराज भी पहुंची थी, जहां पर यह कैंप लगाकर ट्रेनिंग की बात सामने आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन मोहम्मद अफरोज जो है वह पुलिस की पकड़ से बाहर था। एनआईए भी उसकी पड़ताल कर रही थी। अंततः उसने कोर्ट में जो है वह सरेंडर कर दिया है। अब मुजफ्फरपुर पुलिस जो है वह उसे अपने रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सोलर। बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर से शराब पर सियासत गर्मा गई है और अब तक पीके कह रहे थे कि सरकार आने पर शराब चालू करेंगे, और अब कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो शराब की बिक्री फिर से शुरू कर दी जाएगी। क्या है इस पर तेजस्वी यादव का जवाब, और क्यों है एनडीए हमलावर, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी साल में शराबबंदी पर सवाल और सियासी उबाल एक बार फिर जोरों पर है। महागठबंधन में ही शराबबंदी पर 2 फाड़ हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ये कहकर सियासत गरमा दी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने पर फिर से शराब की बिक्री शुरू होगी, जबकि शुरू से शराबबंदी का समर्थन कर रहे तेजस्वी यादव ने पूरी सख्ती के साथ ये कहा कि किसी भी हाल में बिहार में दोबारा शराब नहीं बिकेगी।
तो निश्चित रूप से हम लोग सरकारी दुकानें शराब की खुलवाएंगे और सरकारी ठेके के द्वारा जो शराबें चलती थी, जो पैसे आएंगे उससे बिहार का विकास होगा। एक बात स्पष्ट कर दे कि हम लोग किसी भी नशा के खिलाफ है। हालांकि तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े किए और कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी हैरान करने वाली है कि शराब तस्करों के साथ बिहार की पुलिस मिली हुई है। आप देखिए इतना कड़ा टिप्पणी, यानी पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी है। दूसरी तरफ शराबबंदी की नीति का हमेशा से विरोध करने वाले जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पूछ डाला कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून इतना ही सफल है तो पीएम मोदी पूरे देश और बीजेपी शासित राज्यों में भी शराबबंदी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। तो इतना बढ़िया मिठाई तुम लोग बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो? यूपी में भी लागू कर दो, मोदी जी पूरा देश में लागू कर दे शराबबंदी। बिहार में फिर से शराब की बिक्री का एनडीए ने जमकर विरोध किया और विरोधियों को खूब लताड़ा। और देश की आधी आबादी चाहती है कि शराब जैसी बुराइयों को सदा के लिए खत्म कर दिया जाए। और किस तरह से माँ बहन घर पर रहती थी, शराब पी के लोग जाके मारपीट करते थे, आज कितना अमन चैन शांति से लोग रहा। शराब पर गरमाई सियासत से ये बात साफ हो गई कि बिहार चुनाव में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ये देखना होगा कि इससे किसे फायदा मिलता है और किसे नुकसान पहुंचता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे और इस बीच आपको बड़ी खबर दरभंगा से बताते हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। मामला जिले के एपीएम थाना क्षेत्र के बल्हा गांव का है, जहां अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान का ताला तोड़कर जमकर लूटपाट मचाया। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इसी गांव में इससे पहले अपराधियों ने दुकान लूटने के दौरान एक कपड़ा व्यवसायी अमित कुमार को गोली भी मार दी थी। बार बार हो रही वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुबह में चोरी हुआ है, रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास में, जिसमें मेरी दुकान का पूरा लॉक तोड़े हुआ है। इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें वो सब पूरा खुला हुआ है, टूटा हुआ है। और जो भी इसमें थोड़ा बहुत सामान था वो सब ले गया है। जो घटना घटा है उससे मान लीजिए जो व्यापारी वर्ग है उसमें तो दहशत है ही, और समाज में भी दहशत है कि ये इस तरह का घटना कैसे हो गया। क्या क्या हुआ है वहाँ पे? सोना चांदी का नया दुकान एक खुला है, उसका भी ताला तोड़ दिया गया है, और उसके बाद जो है अमित महाथा का घर का ताला तोड़ा है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां महागठबंधन की अहम बैठक शुरू हो गई है। बैठक में तमाम विधायक पहुंचे हैं। आरजेडी एमएलए आलोक मेहता के आवास पर बैठक हो रही है। चुनाव को लेकर बैठक में मंथन जारी है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां देखिए बैठक की शुरुआत हो गई है। और न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, ये बैठक अचानक से बुलाई गई, क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा है? देखिए, जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो महागठबंधन के विधायकों की बैठक होती है, एनडीए विधायकों की बैठक होती है। आज महागठबंधन की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाया गया है। जो आलोक मेहता जो पूर्व मंत्री थे और राजद के वरिष्ठ नेता हैं, उनके आवास से बैठक हो रही है। और महागठबंधन के जो तमाम दल के विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू होगी। जाहिर तौर पे बजट सत्र चल रहा है और इसमें कई बार सरकार को घेरने की रणनीति बनती है। तो इस बैठक को इस बार भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव इसमें संबोधित करेंगे और जो महागठबंधन के विधायक है उन्हें क्या टिप्स देते हैं, कैसे सरकार को घेरना, किन बिंदुओं पर घेरना है। तेजस्वी यादव लगातार आक्रामक है और अपने बयानों से सरकार को जबरदस्त तौर से घेर भी रहे हैं। तो आज इस बैठक में तेजस्वी यादव क्या कुछ टिप्स देते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महागठबंधन विधायक जब अंदर बैठक में जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज ये बैठक में कई रणनीति तय हो सकती है। बजट सत्र में अभी काफी वक्त है और बजट सत्र में आगे सरकार को कैसे घेरा जाए इसको लेकर भी रणनीति बन सकती है। तो इसीलिए बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है आनंद, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बैठक में जाने के बाद पता चलेगा क्या कुछ होगा। कोई भी बैठक हो, हर बैठक महत्वपूर्ण ही होता है, और क्योंकि विधायक दल की बैठक है तो
अपने आप में महत्वपूर्ण है। सदन चल रहा है, सदन की कार्रवाई चल रही है और इस बीच में बैठक होना लाजमी है। सभी माननीयों का मांग था कि एक बार बैठक हो, बैठक होने से नया ऊर्जा आता है और आज हम लोग जो है नया ऊर्जा लेके जाए। 25 की ऊर्जा के लिए बैठे हैं आप। बढ़ते आगे, विश्वविद्यालय के गेस्ट प्रोफेसर शैक्षणिक व्यवस्था को ठप कर आज से गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 6 साल से सेवा दे रहे गेस्ट प्रोफेसर सेवा नियमित की मांग को लेकर बजट सत्र के दौरान फिर से गोलबंद हुए हैं और गेस्ट प्रोफेसर के समर्थन में पक्ष और विपक्ष के नेता और मंत्री भी धरना पर बैठ गए हैं। एमएलसी संजय सिंह, एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव, मंत्री इसराइल मंसूरी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने मांगों को जायज बताते हुए कहा कि हर हाल में इनकी सेवा 65 साल होनी चाहिए और सदन में भी इनकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। प्रदर्शन का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पिछले कई वर्षों से सेवा नियमित करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालयों के गेस्ट प्रोफेसर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से मौका है बजट सत्र का। इस दौरान गर्दनी बाग में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से जो गेस्ट प्रोफेसर्स हैं वो पहुंच गए हैं और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सभी धरना में बैठे हुए हैं, यानी पक्ष और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं। लेफ्ट के नेता संजय सिंह और इसके साथ साथ जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, साथ ही मंत्री देख सकते हैं इसराइल मंसूरी जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। जरा बातचीत करेंगे। संजय सिंह हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, सत्र चल रहा है और धरना शुरू हो गया है प्रोफेसर्स का? बिल्कुल आवाज़ उठ रही है। हमने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विवाद के क्रम में मैंने संशोधन भी देकर इस पर मजबूती से इनके पक्ष को रखा है। आज भी मैं सूचना पर खड़ा होकर सभापति से आग्रह किया कि आप नियमन दें और इनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर मंत्री बात करें। के लिए किस तरह से इनको अगर ये अभी तक सेवा दिए हैं शिक्षा के रूप में, चाहे गेस्ट फैकल्टी के ही रूप में ही क्या, तो अगर इनको सरकार हटा देगी तो इनको सेवा कहाँ लेगी सरकार? ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए ना, उसके बाद हटाने की बात होनी चाहिए कि लोग अपनी मांग, अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीकों से रख सकते हैं। और इस स्थल पर मैं यहाँ आज आया हूँ और बिहार के जो शिक्षक हैं, चाहे वो कहीं भी कार्यरत हैं, हमारी पूंजी है, बिहार के भविष्य निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो उनकी जायज है 65 साल सेवा जो है नियमित हो, समायोजन हो। हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं इनकी मांगों को समझने के लिए और इनको हमने आश्वासन दिया है कि इनकी जो मांग है उसके लिए हम लोग एक पुल का काम करेंगे। और इन लोगों की जो नियुक्ति हुई है वो तो बिल्कुल मानदंडों के आधार पर हुई है। विश्वविद्यालय नियमित होंगे ये लग रहा है आपको? बिल्कुल होंगे। चलिए, नियमित होंगे ये भरोसा दे रहे हैं एमएलसी और तमाम जो यहाँ नेता मौजूद हैं। देखिए यहाँ जो अतिथि शिक्षक हैं उनसे, ये प्रोफेसर हैं, उनसे भी जरा बातचीत करेंगे। मैडम ये बताइए, आप लोग बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, क्या लग रहा है ये धरना इस बार सफल हो रहा है? बिल्कुल, हम लोग जिस समय से ज्वाइन किए थे सर, उसी समय से हम लोग निश्चिंत है कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी, क्योंकि हम लोग यूजीसी के मानदंड को फॉलो करते हुए यहाँ आए हैं और बीपीएससी की बहाली जिस तर्ज पे हुई थी उसी तरह से हम लोगों की भी बहाली हुई है और हम लोग निश्चिंत है कि सरकार को हम लोगों को लेना ही पड़ेगा। अभी साल है तो सभी को ऐसा लग रहा है कि बजट सत्र के दौरान ही सरकार जो है इन्हें एक तरह से ठोस आश्वासन देगी और लिखित रूप से सरकार घोषणा करेगी कि 2025 में जो अतिथि प्रोफेसर हैं, गेस्ट प्रोफेसर, उनकी सेवा नियमित होगी और 65 साल तक ये तमाम विश्वविद्यालयों में सेवा देते रहेंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में आप भी